Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2009 में आई हुई हॉरर थ्रिलर मूवी द ऑर्फन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टोमेटो पे 58% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। केट और उसका हस्बैंड जॉन हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि वो लेबर में होती है। केट के अंदर ले जाने के समय जॉन बाहर ही रुकता है फॉर्म्स को भरने के लिए। तुरंत केट को ब्लीडिंग होने लग जाती है और उसको ऑपरेशन रूम में लेके जाया जाता है जहाँ मेडिकल स्टाफ उसके आसपास होते हैं, मगर वहाँ जॉन नहीं होता। सारी चीज उसको बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है जब नर्स उसको बोलती है कि उसके बेबी की डेथ हो गई है। केट को विश्वास नहीं हो रहा होता है और जॉन तभी अंदर आके सब कुछ रिकॉर्ड करने लग जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। नर्स उसको उसका बेबी देती है और वो जोर से चिल्ला के अपने बेड पे उठती है। वो उठ के बाथरूम में जाके अपने बेली के स्कार को देखती है, जिसके बाद वो दवाई खाती है। अगले दिन वो साइकोथेरेपी के लिए जाती है जहाँ डॉक्टर ब्राउनिंग उसको समझाती है कि उसका बुरा सपना आना नॉर्मल बात है ट्रॉमा को लेके। केट सोचती है कि उसका बुरा सपना इस बारे में था या फिर इस बारे में कि वो दूसरा बेबी अडॉप्ट करने के लिए जा रही है। उसको लगता है कि शायद वो तैयार नहीं है उस चीज के लिए। केट आगे उसको बोलती है कि वो अल्कोहल खरीदने का सोच रही थी, जिसके लिए डॉक्टर उसको बोलती है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसने खरीदा नहीं। अडॉप्शन को लेके वो उसको बोलती है कि आखिर में उसी को डिसाइड करना होगा कि उसको ऐसा करना है या फिर नहीं। उसके बाद केट अपनी बेटी को स्कूल में लेने के लिए जाती है। ड्राइव करते समय उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट एक्सीडेंट कर देती है। आगे हम केट को पियानो बजाते हुए देख पाते हैं और वो कुछ आवाज उसको सुनाई देती है, जिससे वो इरिटेट होके बाहर जाके देखती है तो मैक्स वॉल पे बास्केटबॉल फेंक रही होती है। वो उसको चिल्ला के बंद करने को बोलती है और मैक्स उसको अपोलोजाइज करती है। जॉन घर आता है उसके बेटे डैनियल के साथ और तीनों मिलके बास्केटबॉल से खेलते हैं। उस रात केट मैक्स को बेड पे सुला रही होती है जब वो उसको स्टोरी सुनाने को बोलती है। वो स्टोरी एक बच्चे के बारे में होता है जिसकी डेथ हो गई होती है और मैक्स पूछती है कि क्या उसके पास उसकी नई बहन आएगी। सोने से पहले केट एक और दवाई लेती है और वो जॉन से अडॉप्शन के बारे में बात करती है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग अडॉप्ट करेंगे। कुछ समय बाद हमको वो ऑर्फनेज जाते हुए दिखाए जाते हैं। वहाँ सिस्टर एबिगेल उनको बाहर मिलती है और वो उसको आसपास घूमने को बोलती है। केट फर्स्ट फ्लोर पे ही रुक के बच्चों को खेलते हुए देखती है और जॉन सेकंड फ्लोर पे जाता है। उसको एक लड़की की गाने की आवाज सुनाई देती है और वो अंदर जाके देखता है तो एस्टर पेंट कर रही होती है। वो उसको पेंटिंग के बारे में अमेजिंग सी कहानी बताती है और वहाँ केट और एबिगेल भी आते हैं। जॉन उनको इंट्रोड्यूस करता है और वो तीनों अपने में बात करने लगते हैं। वो बच्ची बोलती है कि किसी ने उससे आज से पहले कभी बात नहीं करा क्योंकि वो अलग है। उनको वो पसंद आ रही होती है और वो दोनों मिलके एस्टर को अडॉप्ट करने के लिए एबिगेल से बात करते हैं। वो उनको बोलती है कि वो ओरिजिनली रशिया से है और जो लोग उसको यूएस में लेकर आए थे वो सारे एक हाउस फायर में मारे गए हैं। मगर एबिगेल को लगता है कि एस्टर काफी ही अच्छी है, जिसपे केट भी अग्री करती है। 3 हफ्ते बाद वो लोग ऑर्फनेज जाते हैं उसको पिक करने के लिए और एबिगेल को वो लोग गुड बाय बोलते हैं। गाड़ी में केट एस्टर को साइन लैंग्वेज सिखाती है। वो लोग घर आते हैं और मैक्स उनको देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। एस्टर तुरंत ही खुद को मैक्स को इंट्रोड्यूस करती है और केट से पूछती है कि मैक्स कितना सुन पाती है। केट बोलती है कि वो उतना ही सुन सकती है जिससे कि वो लोग के लिप्स को रीड कर सके। अंदर वो लोग ग्रैंड माँ बारबरा और डैनियल से भी मिलते हैं। उस रात वो सारे उसको वेलकम गिफ्ट्स देते हैं और डैनियल नहीं देता, जो ऑलरेडी देख के उससे जेलस लग रहा होता है, खासकर तब जब वो जॉन को बड़ा सा थैंक यू हग देती है। डैनियल बाहर ट्री हाउस में जाता है अपने दोस्तों के साथ और वो सारे मिलके एडल्ट मैगजीन्स को देख रहे होते हैं। एस्टर और मैक्स बर्फ में खेल रहे होते हैं जब बारबरा और केट मैक्स को लेके बात करने लगते हैं और उसके आगे के पढ़ाने को लेके भी वो बात करते हैं। एक बार जब एस्टर सेटल हो जाएगी उसके बाद बारबरा केट से डिसअपॉइंटेड लग रही होती है। उस रात आंधी आने वाली होती है और केट सोने की तैयारी कर रही होती है। एस्टर उठ के मैक्स के कमरे में जाती है। जॉन और केट बिजी होने लग रहे होते हैं जब वो दोनों उनके दरवाजे पे आके नॉक करते हैं और उनको साथ में सोने को बोलते हैं। एस्टर जॉन के बगल में सोना चाह रही होती है। अगली सुबह सारे रेडी होते हैं स्कूल जाने के लिए जब एस्टर फैंसी से कपड़े पहन के सीढ़ियों से नीचे आती है, जिसको देख के बाकी दोनों बच्चे उस पे हंसते हैं। केट एस्टर से पूछती है कि क्या उसको सही में स्कूल यही पहन के जाना है और एस्टर उसको बोलती है कि अलग होने में कोई बुराई नहीं है। केट उसको वही ड्रेस पहन के रहने को बोल देती है। आगे उसकी टीचर उसको क्लास में वेलकम करती है और उनमें से एक बच्ची उसका मजाक बनाती है। आगे मैक्स और एस्टर फ्रोजन लेक में साथ खेल रहे होते हैं जब केट वहाँ भाग कर आती है और उनको ऐसा करने को मना करती है। साथ साथ डैनियल पेंट बॉल गन से खेल रहा होता है और एक बर्ड को वो मारता है। एस्टर और मैक्स उसके पास जाते हैं और वो काफी ज्यादा अपसेट दिख रहा होता है, मगर एस्टर उसको बड़ा सा पत्थर दे के बर्ड को मार डालने को बोलती है। उसको ऐसा नहीं करना होता है तो वो उसके लिए ऐसा करती है। बाद में एस्टर नहाने जाती है। केट उसके लॉन्ड्री को लेकर उसके कमरे में रखने गई होती है जहाँ उसको एक पुराना बाइबल ड्रॉर में फंसा हुआ दिखाई देता है। उसको एस्टर बाथरूम से बाहर देख रही होती है। ये उसको मालूम नहीं चलता जब वो बाइबल को देख रही होती है और उसको एक आदमी की फोटो उसमें मिलती है। स्कूल में डैनियल के दोस्त एस्टर के वजह से उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं तो वो एस्टर की बुक्स को जमीन पे गिरा देता है। जब वो उसको उठाने के लिए जाती है तो
तब उसकी क्लास की एक लड़की उसकी बाइबल को उठा लेती है और जब दोनों में लड़ाई होती है तो वो जाके जमीन पे गिर जाती है। एस्टर उसको उठा ही रही होती है कि वो लड़की उसके चोकर के लिए आती है और वो उसको डॉगी भी बुलाती है। एस्टर बुरी तरह से चिल्ला देती है। इसके बाद आगे केट उसको पियानो बजाना सिखा रही होती है, जिसके बाद जो स्कूल में हुआ है इंसिडेंट उसके बारे में वो उससे पूछती है, मगर उसको उसके बारे में कोई बात नहीं करना होता। केट उसको स्क्रैप बुक देती है और एस्टर उससे उसके बेबी के बारे में पूछती है। केट जो हुआ उसको बताती है और उसके बाद वो उसको रोजेस के पास दिखाने के लिए लेके जाती है, जहाँ पे उन्होंने उस बच्चे के एशेस को फैलाया था। डिनर के बाद केट और जॉन किचन में बिजी हो रहे होते हैं, ये सोच के कि सब लोग सो गए हैं कि तभी एस्टर अचानक से वहाँ आती है। अगली सुबह केट एस्टर से इस बारे में बात करने जाती है। एस्टर को देख के लग रहा होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो पेंट करती रहती है, कहते हुए कि उसको इसके बारे में सब कुछ पता है। केट और जॉन इसके बारे में बाद में बात करते हैं और केट को लगता है कि उसको थेरेपी की जरूरत है। जॉन को ऐसा लगता है कि वो ओवर रिएक्शन कर रही है, बिकॉज एक डर्टी वर्ड यूज करने की वजह से कोई भी बच्चे को थेरेपी में क्यों भेजेगा। आगे वो दोनों मैक्स और एस्टर को पार्क में लेके जाता है और जब वो लोग स्विंग्स पे होते हैं तभी उनकी एक पड़ोसी उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए आती है। तब तक एस्टर की बुली भी वहाँ पर आई होती है और उसका ध्यान बुली और पड़ोसी के बीच में डिवाइड हो जाता है। बुली असल में एस्टर से डरती है और वो अपनी निगाहें उस पे ही रखी हुई होती है जब वो कैसल में खेलने जाती है। वो स्लाइड ही करने वाली होती है कि अचानक से एस्टर उसको धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो गिर के उसका फ्रैक्चर हो जाता है। मैक्स उसको ऐसा करते हुए देख लेती है। रात को डिनर करते हुए जॉन एस्टर से इस बारे में बात करता है और मैक्स उसकी स्टोरी को कंफर्म करती है कि वो लड़की स्विंग से फिसल गई थी। खाने से पहले एस्टर प्रे करती है और मैक्स भी वैसा ही करती है। वो साइन लैंग्वेज डैनियल से भी बेटर अब समझने लग गई थी। वो एस्टर को परेशान करने लगता है और उसके पेरेंट्स बीच में आते हैं तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जॉन पनिशमेंट के लिए उसके ट्री हाउस को लॉक कर देता है। आगे केट दुकान पे होती है दोनों लड़कियों के साथ जब सिस्टर एबिगेल का उसको कॉल आता है। एस्टर उससे बात करने के लिए मना कर देती है और केट उससे बात करना कंटिन्यू करती है साइड में जाके, और वो उसको सारी चीज जो हो रही है उसके बारे में बताती है। तब तक मैक्स उसके लिप्स को रीड करके एस्टर को बता रही होती है कि वो क्या बात कर रहे हैं। उस रात एस्टर पियानो परफेक्टली बजाती है, जिसपे केट सरप्राइज होती है। वो पूछती है कि उसने ऐसा क्यों दिखाया कि उसको प्ले करना नहीं आता, जिसपे वो बोलती है कि वो उसको उसके फायदे के लिए ऐसा कर रही थी। उस रात केट और जॉन एस्टर को लेके काफी ज्यादा बुरी तरह से लड़ाई करते हैं और एस्टर खुश हो रही होती है ये सब सुन के दूसरे कमरे में बैठ के। एक दिन सिस्टर एबिगेल उसके घर आती है और पेरेंट्स से एस्टर के बारे में बात करती है, क्योंकि उसको लगता है कि एस्टर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो उसके पास को लेके कुछ चीजें बताती है, जैसे बच्चों को चोट पहुंचाना एंड ऑल। एस्टर ये सब सुनती है और मैक्स को लेने जाती है, ये बोलते हुए कि उसको उसकी मदद चाहिए, जिससे एबिगेल उसको लेके वहाँ से ना चली जाए। केट को लगता है कि शायद एबिगेल सही बोल रही है, मगर जॉन को ये सब फिर से ओवर रिएक्शन लगता है। केट बोलती है कि उनको उसको थेरेपी के लिए ले जाना चाहिए और जॉन इस बात पे अग्री करता है। तब तक एस्टर मैक्स को ट्री हाउस की चाबी ढूंढने को बोलती है, मगर उल्टा वो गन निकालती है जॉन के सेफ से। वो उसके सारे बुलेट्स निकाल देती है एक को छोड़ के, जिसके बाद वो उस पे पॉइंट आउट करती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एबिगेल जब अपने कार में से निकल रही होती है तो एस्टर मैक्स को ब्रिज तक लेके जाती है, बोलते हुए कि वो उसको इतना डरा देंगे कि वो वापस कभी नहीं आएगी। जब गाड़ी पास में आती है तब वो मैक्स को गाड़ी के सामने धक्का दे देती है और एबिगेल उसको ऑलमोस्ट हिट करने वाली होती है। उसको बचाने के लिए वो गाड़ी घुमा के क्रैश कर देती है। एबिगेल को मैक्स रोते हुए मिलती है कि तभी एस्टर उसको हैमर से मारती है, जिसके बाद वो मैक्स को मदद करने को बोलती है। वो उसको नीचे रोल करते हैं, मगर वो अभी भी जिंदा होती है, तो एस्टर उसको दोबारा से हैमर मार के मार डालती है। वो दोनों उसके बाद ट्री हाउस में जाते हैं, जहाँ वो खून वाले कपड़े और हैमर को छिपाती है और वो मैक्स को बोलती है कि अगर उसने किसी को भी बोला तो वो उसको भी जेल ले जाएंगे, क्योंकि उसने उसकी मदद करी थी। जिसके बाद एस्टर उसको बोलती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। डैनियल उन दोनों को ट्री हाउस से नीचे उतरता हुआ देखता है और एस्टर भी उसको देख लेती है। आगे उसी रात वो उसके कमरे में आती है स्कैपल को लेके और उसको थ्रेटन करती है कि वो उसको किसी को भी कुछ भी ना बताए। डर के मारे डैनियल पी कर देता है बेड में ही। आगे जॉन और केट एस्टर को ब्राउनिंग के पास लेके जाते हैं, जिससे वो बात कर सके उसके बारे में, वाइल वो बाहर ही वेट कर रही होती है। थेरेपिस्ट बोलती है कि एस्टर के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बल्कि केट प्रॉब्लम है। उसको लगता है कि केट शायद अपने आप को इनएडिक्वेट समझती है एज अ मदर, और वो इस चीज को एस्टर पे निकाल रही है। जॉन उसकी रीजनिंग से अग्री भी कर जाता है। जब वो लोग घर वापस आते हैं तो केट को ऑर्फनेज से कॉल आता है और उसको बताया जाता है कि सिस्टर एबिगेल अभी तक उस दिन से वापस नहीं आई है। पुलिस आती है उसको ढूंढने के लिए और उनको वो बॉडी वहीं मिलती है जहाँ एस्टर ने उसको छोड़ा हुआ होता है। एक पुलिस ऑफिसर हमको दिखाया जाता है जो केट और जॉन से बात कर रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि कोई भी सस्पेक्ट्स नहीं है। एस्टर अपने कमरे में होती है और वो अपने एक्वेरियम का लाइट ऑन और ऑफ कर रही होती है और हमको एक ग्रूसम सी पेंटिंग दिखाई देती है जो उसने घर और फैमिली के बारे में बनाई होती है। केट आगे ऑनलाइन सर्च करती है इन्फॉर्मेशन को लेकर डिस्टर्ब बच्चों के बारे में और अपनी चीजें वो जॉन को दिखाती है जो उसको इंटरनेट पे मिली हुई होती है। वो उससे इस बात पे राजी नहीं होता है और वो ये बोलता है कि वो वापस से डॉक्टर ब्राउनिंग को मिलने नहीं जाएगी। केट को बहुत ज्यादा वरी हो रहा होता है कि एस्टर एक्चुअली में कौन है
है और वो बोलती है कि वो रशा में ऑर्फनेज को कांटेक्ट करेगी जहाँ से एस्टर ओरिजिनली आई थी। जब वो कॉल करती है तो उसको मालूम चलता है कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसके प्रीवियस लाइफ को लेके। अगले दिन जॉन जाता है एस्टर को उठाने के लिए क्योंकि उसको डेंटिस्ट के पास जाना होता है, मगर उसको जाने का मन नहीं होता है तो वो प्रॉमिस करता है कि वो उसकी अपॉइंटमेंट को रिस्केड्यूल कर देगा। वो लोग साथ में दिन बिताते हैं पेंट करते हुए और एस्टर उसको बोलती है कि उसको लगता है कि केट उसको एज सच पसंद नहीं करती है। तब तक केट बाकी बच्चों को स्कूल लेके जा रही होती है और उनसे एस्टर के बारे में वो पूछती है। वो लोग झूठ बोल जाते हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं करा हुआ है। आगे उस रात एस्टर किचन में आती है और केट को बोलती है कि उसके पास उसके लिए एक प्रेजेंट है। वो उसको रोजेस देती है जो उसने वहीं से निकाला होता है जहाँ पे केट की बेटी के एशेस को उसने फैलाया हुआ था। केट इस हरकत से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और बल्कि उसका हस्बैंड को बोलता है कि ये सब केट की ही गलती है और एस्टर की नहीं। उसी रात आगे एस्टर गराज में जाती है और अपना हाथ तोड़ लेती है। वापस बेड में आके वो जॉन को आवाज लगाती है और बोलती है कि उसका हाथ दर्द कर रहा है और जब वो चेक करता है तो उसको दिखाई देता है कि उसके हाथ में फ्रैक्चर है। वो लोग डॉक्टर के पास से वापस आते हैं और वो उसको बेड में टक कर रहा होता है जब केट अंदर आती है। वो केट को कन्फ्रंट करता है और केट उसको बोलती है कि उसने उसको उतना जोर से तो पकड़ा ही नहीं था। उसी रात आगे वो लिकर स्टोर पे जाती है और 2 वाइन की बोतल खरीद के लाती है। वो उसको पी के थोड़ा सा ड्रंक तो हो जाती है मगर बाकी पूरी जो बोतल होती है वो उसको नाली में फेंक देती है। अगले दिन सुबह वो अपने बच्चों को वापस से स्कूल लेके जाती है। डैनियल गाड़ी से बाहर आता है और उसका बैग फट जाता है तो केट जाती है उसकी मदद करने के लिए। जब ऐसा हो रहा होता है तब एस्टर हैंड ब्रेक गिरा देती है गाड़ी का और मैक्स अभी भी गाड़ी के अंदर ही होती है। केट गाड़ी के पीछे भागती है अंटिल वो फाइनली बर्फ की वजह से रुक नहीं जाती। आगे उसी रात डॉक्टर ब्राउनिंग उनके घर पे होते हैं और केट स्वेयर करती है कि उसने अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाया था और ये भी कि मैक्स एस्टर को बचा रही है। जॉन उसको दूसरी वाली वाइन बोतल दिखाता है जो एस्टर को मिली थी। आगे थेरेपिस्ट उसको बोलती है कि उसने उसके लिए एक स्पॉट को रिजर्व करा हुआ है रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर, मगर केट उसको अपनी साइड की कहानी बताती है वाइन को लेके। वो लोग उसकी वाइन की कहानी को लेके और एक्सीडेंट को लेके बिलीव नहीं कर रहे होते बिल्कुल भी। जॉन को लगता है कि वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो रही है और उसको 1 हफ्ते का टाइम देता है रिहैब में जाने का, नहीं तो वो उसको छोड़ के चला जाएगा और अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाएगा। तब तक एस्टर मैक्स को बोलती है कि वो उसको गोली मार देगी अगर उसने उसकी माँ को कुछ भी बताया तो। आगे डैनियल मैक्स के कमरे में जाता है और वो उसको एबिगेल और ट्री हाउस के बारे में सब कुछ बताती है। वो बोलता है कि वो सारा सामान ट्री हाउस से लेकर आएगा मगर एस्टर उसको सुन लेती है। रात में केट की नींद खुलती है और वो मैक्स के कमरे में जाती है धीरे से कि अचानक एस्टर कमरे की लाइट ऑन कर देती है। वो लोग थोड़े से आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं और एस्टर उसको डायरी दिखाती है जो उसने रखा हुआ होता है। वो उसको इरिटेट करने की कोशिश करती है मगर केट उसकी बातों में नहीं आती। अगले दिन केट ऑर्फनेज में फोन करती है दोबारा से बट उसको कुछ भी मालूम नहीं चलता। जब उसको कुछ भी मालूम नहीं चलता ऑर्फनेज से तो वो जाती है एस्टर की बाइबल को लेने के लिए। वो उसको छुपा हुआ मिलता है एक टॉय के अंदर और वहाँ पे उसको बहुत सारे अलग अलग आदमियों की फोटोग्राफ्स भी मिलती हैं। उसको उसमें सारणी इंस्टीट्यूट दिखता है और वो उसको तुरंत जाके सर्च करती है। उसको वहाँ पे ऑनलाइन एक नंबर मिलता है तो वो वहाँ पे फोन करती है और वो उसको बोलते हैं कि वो एक्चुअली में एक हॉस्पिटल है जहाँ पे मेंटली इल लोगों को रखा जाता है। तब तक डैनियल ट्री हाउस के अंदर स्नीक इन करता है वहाँ से वो सामान को लाने के लिए। एस्टर वहाँ उसको फॉलो करती है और सारी जगह पे फ्यूल डालने लग जाती है जिससे वो एविडेंस को हटा सके और फिर आग लगा देती है और वो डैनियल के ऊपर भी फ्यूल डालना कंटिन्यू रखती है। जिसके बाद वो उसको ट्री हाउस जो जल रहा होता है उसके अंदर ही लॉक कर देती है। वो अपनी माँ को आवाज तो देता है मगर उसकी माँ बहुत ज्यादा एस्टर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में बिजी होती है। डैनियल छत पे किसी तरह से जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाता रह जाता है। जिसके बाद वो एक वुडन बीम के ऊपर गिरता है और स्लिप करके नीचे जमीन पे आके गिरता है जहाँ से एस्टर उसको खड़े होके बस देखती रहती है। अचानक से केट को आग दिखाई देती है। एस्टर डैनियल के पास जाती है पत्थर लेके उसको मार डालने के लिए। मैक्स एस्टर को धक्का देती है तभी केट वहाँ पर आती है इसके पहले कि वो कुछ और कर सके। थैंकफुली डैनियल जिंदा होता है। वो सारे हॉस्पिटल जाते हैं और जब डॉक्टर बाहर आता है तो वो इन्फॉर्म करता है कि वो काफी ज्यादा सीरियस है और शायद उसको उसके साथ क्या हुआ वो याद नहीं रहेगा। एस्टर इस चीज को लेके काफी ज्यादा वरिड होती है। केट आगे जॉन को एस्टर के बारे में जो उसको मिला है उसके बारे में बताती है मगर वो अभी भी उसको लेके कन्विंस नहीं होता। जब वो लोग दोबारा से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं तब एस्टर डैनियल के कमरे में जाती है। मैक्स को मालूम होता है कि क्या चल रहा है और वो उसके पीछे पीछे जाती है। वहाँ पे एस्टर डैनियल को पिलो से सफोकेट करने की कोशिश कर रही होती है और मैक्स भाग के अपने पेरेंट्स के पास जाती है। डैनियल के रूम का अलार्म बजता है और डॉक्टर्स वहाँ आते हैं उसको रिवाइव करने के लिए। केट आके एस्टर को कन्फ्रंट करती है और उसको थप्पड़ मारती है जिसके बाद ऑर्डरलीज उसको पकड़ के उसे सेडेट कर देते हैं और इस सब की वजह से वो एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल को मिस कर जाती है। बाद में जब उसको होश आता है तो वो तुरंत उठते ही डैनियल के बारे में भी पूछती है। वो जॉन को बेग करती है कि वो एस्टर को बेसिकली मैक्स के पास नहीं जाने देगा क्योंकि वो रात भर हॉस्पिटल में रहने वाली है। उस रात मैक्स अपना हियरिंग एड हटाती है और उसका फादर उसको बेड में टक करता है। एस्टर
तभी कमरे में आके गुड नाइट बोलती है और उसके एड को ले जाती है जब वो उसको गुड नाइट बोलने के निकल रही होती है। जॉन नीचे लिविंग रूम में जाता है और ड्रंक हो जाता है। एस्टर नीचे आती है सीढ़ियों से एडल्ट की तरह कपड़े पहने हुए और जॉन के बगल में जाके बैठ जाती है, जिसको समझ में नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। एस्टर उसको किस करना स्टार्ट करती है मगर वो पीछे हट जाता है। वो उसको समझाता है कि वो उससे उस तरीके से प्यार नहीं करता जैसे वो और केट एक दूसरे से करते हैं। जिसके बाद जॉन उसको रूम में जाने को बोलता है, बट वो उसको बोलती है कि वो उससे ऐसे बात नहीं करेगा जैसे कि वो एक छोटी बच्ची हो। वो बोलता है कि वो कल ऑर्फनेज में कॉल करेगा उसको लेके। जिसके बाद एस्टर अपने रूम में जाके रोने लग जाती है। तब तक केट को फोन आता है उसी इंस्टीट्यूट पर से एक डॉक्टर का। वो एस्टर को पहचान गया होता है और वो बोलता है उसको कि वो अपने फैमिली को लेके घर से बाहर चली जाए। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करे। वो आगे बताता है कि एस्टर एक्चुअली में कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि उसको किसी तरह का हार्मोन का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो बस बच्चे की तरह दिखती है, बल्कि इनफैक्ट वो एक एडल्ट वुमन है। एस्टर वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट पेशेंट्स रह चुकी है उस इंस्टीट्यूट की, और जब उसको रेस्ट्रेन करा गया था जिससे वो लड़ाई की थी तो उसकी वजह से उसके नेक और हाथ पे स्कार्स रह गए हैं। आगे वो डॉक्टर बताता है केट को कि उसने कम से कम 7 लोगों का खून करा हुआ है। केट भाग के घर की तरफ जाती है एकदम कंफ्यूज होके कि उसने उन सबको ऐसा पागल कैसे बना दिया। वापस घर में एस्टर गुस्से में अपने पूरे कमरे का बुरा हाल कर रही होती है और अपना सारा मेकअप हटाती है जो वो इस्तेमाल करती है अपने स्कार्स को छुपाने के लिए। जॉन उसको चेक करने के लिए जाता है और उसको पूरी दीवार पे उसकी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। केट ड्राइव करते समय उसको कॉल करती रहती है मगर घर की लाइट चली जाती है इसके पहले कि वो फोन उठा सके। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है। जॉन को एक फ्लैशलाइट मिलता है और वो घर के थ्रू देखता है जब उसको एस्टर आके तुरंत स्टैप कर देती है। वो बिल्कुल भी इस वजह से हिल नहीं पा रहा होता है मगर अभी भी जिंदा होता है, तो वो उसको स्टैप करती रहती है जब तक कि वो उसको मार ना डाले। मैक्स ये होते हुए देखती है और इस बार एस्टर उसके पीछे जाती है। केट इतनी जल्दी गाड़ी चला रही होती है कि वो उसको क्रैश कर देती है और तुरंत वो भाग के ऊपर की तरफ जाती है। उसको जॉन नीचे जमीन पे पड़ा हुआ मिलता है और वो एकदम से रियलाइज करती है कि अब मैक्स मुसीबत में है, तो वो उसको ढूंढने जाती है। वो उसको उसके कमरे में ढूंढती है मगर उसको वो वहाँ नहीं मिल रही होती है। जिसके बाद वो बाथरूम में जाती है कि अचानक से एस्टर उसको गोली मार देती है। केट अपने बेडरूम में जाके छुपती है मगर फॉर्चुनेटली एस्टर उसको वहाँ पे नहीं ढूंढ पाती क्योंकि वो अपने खिड़की के बाहर छुपी हुई होती है। मैक्स गार्डन में छुपी होती है और एस्टर आ रही होती है उसके लिए, और केट जब उसको ऐसा देखती है करते हुए, जब वो अपने ग्लास रूफ से उसको देख पाती है कि वो उसके तरफ जा रही है। एस्टर दोबारा से गोली चलाती है और फिर उसको मैक्स मिलती है तो वो उसके तरफ भी गोली चला देती है। मैक्स तो एस्केप कर जाती है और केट का जो ग्लास रूफ है वो टूट जाता है जिसकी वजह से वो एस्टर के ऊपर आके गिरती है। कुछ सेकंड्स के बाद मैक्स आके केट को होश में लाती है। वो अपने हाथ में गन उठाती है जिसके बाद वो मैक्स को भी उठाती है और एस्टर को वो लोग पीछे छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो लोग फॉरेस्ट में वॉक करते हुए निकलते हैं। पुलिस आती है वहाँ पे और वो घर के अंदर जाती है मगर उनको एस्टर वहाँ कहीं भी नहीं मिलती। अचानक से हम उसको केट और मैक्स के पीछे हाथ में चाकू लेके भागते हुए देख पाते हैं। वो दोनों फ्रोजन लेक में गिर जाते हैं और स्ट्रगल करते हैं और एस्टर एकदम बुरी तरह से केट के पीछे पड़ी हुई होती है। मैक्स तभी गन उठा के गोली चला देती है जिससे कि बर्फ टूट जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों पानी के अंदर जाके गिरते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं जब तक केट इनकैपेसिटेट नहीं कर पाती है एस्टर को। जब वो पानी से बाहर आने की कोशिश कर रही होती है तब एस्टर उसको दोबारा से पकड़ लेती है और उसको बेग करती है कि वो उसको वहाँ पे छोड़ के मरने ना दे, मगर केट उसको लात मार देती है। जिसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।